हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गॉस लॉ के बारे में स्टडी किया था। आज हम फ्लक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो एग्जांपल्स है, पहला एग्जांपल है 2.6। तो एग्जांपल 2.6 हमको यहाँ पे गिवन है। अ चार्ज ऑफ 7.6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। एक चार्ज है 7.6 माइक्रोकूलम और ये एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे क्या है, प्लेस्ड है, ऑफ रेडियस 0.03 मीटर। स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस है वो क्या है, 0.03 मीटर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल सरफेस। हमको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमको फाइंड करना है। फिर आगे इसमें एक और पार्ट दे रखा है, व्हाट वुड be the charge in value of flux, what would be the, यहाँ पे change आएगा, what would be the change, what would be the change in value of flux if radius of the surface is doubled। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स की वैल्यू पे क्या चेंजेस आएगा। तो पहले तो हम फ्लक्स फाइंड करते हैं इन सिंपल केस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्फेरिकल सरफेस में सेंटर पे 7.6 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है, रेडियस दे रखी है। तो फ्लक्स का अगर हम बात करें यूजिंग गॉस लॉ, तो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बाय द गॉस लॉ जो है वो क्या बताता है, फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे सिग्मा क्यू टोटल चार्ज कितना है, 7.6 माइक्रोकूलम। अब देखो 7.6 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी, देखो 10⁻12 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ इंटू 10⁻12 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, 8.85 है। ये वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड होगी, ये कितना हो जाएगा, 10⁻6। और 7.6 को 8.85 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को रिमूव करते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे फाई की वैल्यू जो आ रही है अप्रोक्सीमेट 8.6 इंटू 10⁵। ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारा आंसर है। अब जो नेक्स्ट इसमें पार्ट है वो है कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, रेडियस को डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स पे क्या चेंजेस आएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्मूले में शेप ऑफ स्फेयर या शेप ऑफ जो सरफेस है या साइज ऑफ सरफेस है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये केवल और केवल टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस और मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस को डबल करने पर क्या होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में क्या होगा, नो चेंज। ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। ये हमने पढ़ा भी था, फ्लक्स जो गॉस लॉ पढ़ा था उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें देखा था हमने कि साइज पे, रेडियस पे, इस पे डिपेंड नहीं करता। पॉज करके इसको नोट कर लो। अब देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 2.7 जो है वो है कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अ पॉइंट चार्ज क्यू is placed on the center of a hemisphere surface।
एक ये हेमीस्फीयर सरफेस है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू प्लेस्ड है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये जो सरफेस है हेमीस्फीयर जो बन रहा है, इससे हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है तो वो क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कैसे निकालते हैं अपन, जो क्यू जो होता है टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हेमीस्फीयर की बात हो रही है, और हेमीस्फीयर क्या है, यहाँ पे ओपन सरफेस है ऊपर से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक दूसरा हेमीस्फीयर यहाँ पे हमको कंसिडर करना पड़ेगा। और हेमीस्फीयर कंसिडर कर लेंगे तो दो हेमीस्फीयर से एक कंप्लीट स्फीयर यहाँ पे बन जाएगा। और ड्यू टू होल स्फीयर, या हम बोले ड्यू टू होल टू हेमीस्फीयर, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू होल स्फीयर, या हम बोले थ्रू द होल स्फीयर। और होल स्फीयर में क्या आता है, टू सेमीस्फीयर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ, फाई जो होगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दो जो सेमीस्फीयर है उनकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो हेमीस्फीयर है, सिंगल जो हेमीस्फीयर है उसकी वजह से हमको, हेमीस्फीयर की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a hemisphere क्या होगा। तो अब समझना इस चीज़ को, यहाँ पे जो होगा ये सिमेट्री बन रही है, हेमीस्फीयर दो ले रहे हैं, सिमेट्री बन रही है। तो पूरे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हेमीस्फीयर आधे स्फीयर की वजह से जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो जाएगा, हाफ। ये हमको ध्यान रखना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 डैश ले लेते हैं इसको, और 5 डैश क्या होगा, हाफ ऑफ 5, और ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं, पॉज करके नोट करो। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.8। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फिगर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट x I कैप इज सिचुएटेड इन ए क्यूब। एक क्यूब है और उस क्यूब से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस दे रखी है अकॉर्डिंग टू फिगर। द ईच साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब है इसकी ईच साइड जो है वो क्या है, ए इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड कांस्टेंट जो है ये ई नोट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। आगे जो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज थ्रू द क्यूब। हमको क्या फाइंड करना है,
इस क्यूब से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है और इस क्यूब के अंदर जो चार्ज है उसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई वेक्टर ई नोट एक्स आई कैप है। ठीक है, यहाँ पे ई नोट कॉन्स्टेंट है, एक्स जो है एक्स यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमको इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो चार्ज के बारे में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हम एरिया वेक्टर को यूज कर सकते हैं, एरिया को। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम फाइंड कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एरिया ऑफ ईच सरफेस, ईच फेस क्या होगा, एरिया ऑफ, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब क्या होगा, इसको एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड दे रखी ए और स्क्वायर्ड फॉर्म में होता है क्यूब में जो फेस होता है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब कैसे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब जो है वो 6 फेस से यहाँ पे बना हुआ है, इसमें 6 फेस हैं। तो 6 फेस से रिलेटेड अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें तो यहाँ पे हम क्यूब से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो फाई को हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो अगर हमको ए बी ई एफ इससे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकालना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं और ए बी ई एफ जो ये फेस है, ये सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में भी आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर ही होगी। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। किसके बीच में, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में। तो हम पहले बात करते हैं इस फेस की, फिर हम बात करें ओ सी डी जी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यूँ है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे बाकी के भी निकालेंगे। तो फाई इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ई डॉट एस होता है, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर फॉर सरफेस ए बी ई एफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी ई एफ प्लस दूसरा सरफेस जो है उसके लिए भी लिख लेते हैं ऐसे कैसे, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हो जाएगा ओ सी डी जी फॉर सरफेस ओ सी डी जी प्लस ये हो गया, ये हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, अब मान लो इसकी बात करते हैं बी सी डी ई, ऊपर वाला जो सरफेस है ये वाला, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और ये हो जाएगा बी सी डी ई प्लस फिर बिलो जो सरफेस है नीचे ओ ए एफ जी, इसके लिए ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और फॉर सरफेस ओ ए एफ जी। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या आएगा, ये देखो ओ ए बी सी, ये वाला जो सरफेस है ना बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड जो साइड में है वो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और ये हो जाएगा ओ ए बी सी प्लस फ्रंट में कौन सा है डी ई एफ जी, देखो डी ई एफ जी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और ये हो जाएगा डी ई एफ जी। इस तरह से हमारे पास इन 6 फेसेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर सरफेस ए बी ई एफ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, इसके लिए 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर सरफेस ए बी ई एफ क्या होगा, ई वेक्टर इज पैरेलल टू एस वेक्टर और हम लिख सकते हैं थीटा क्या होगा 0 डिग्री।
अब हम बात करें कौन सी सरफेस की, OCDG की। OCDG में देखो एरिया वेक्टर जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो इसके लिए थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो फॉर सरफेस OCDG ई वेक्टर और एस वेक्टर एरिया वेक्टर क्या होगा एंटी पैरेलल है। क्या है एंटी पैरेलल। तो इसके लिए क्या होगा थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंड रिमेनिंग जो 4 सरफेस है देखो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री होगा। नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अगर फ्रंट में FEDG की बात करें तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा। और बैकवर्ड में जो है OABC उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो चारों के लिए क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो फॉर रिमेनिंग सरफेस रिमेनिंग सरफेस थीटा इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लो, फिर आगे अपन चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो एरिया A² है, ये हमको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू E डॉट एस क्या होता है ES cos थीटा होता है ना। ई वेक्टर क्या है E नोट एक्स आई कैप। अब देखो एक तो थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो और एक डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक तो मैंने ये तुमको बता दिया, इसकी तरह लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास सीधा सीधा जाएगा। अब दूसरी चीज़ अगर हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हो, या तो डायरेक्ट लिखोगे ना तो ये जो है ये E नोट एक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा E नोट एक्स और एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई ये E डॉट एस जो है ना वो क्या होगा ES cos थीटा होगा, और थीटा हम यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एस A² है एरिया, E जो है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या होगा E नोट एक्स होगा, तो उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे E नोट एक्स इंटू एस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है इसके लिए क्या होगा 180 है तो इसके लिए E नोट एक्स माइनस में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये एरिया क्या है एस है। बाकी के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फॉर रिमेनिंग जो एरियाज है। अब बात करते हैं अपन एक्स की। तो देखो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज द पोजीशन ऑफ सरफेस एरिया या सरफेस। तो 2 सरफेस रह रही है, कौन कौन सी ABEF और OCDG। तो फॉर ABEF ये जो सरफेस है वो कहाँ है, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये कितनी है, ये A है। तो ये वाली जो सरफेस है ये ओरिजिन से A डिस्टेंस पे है। और अगर हम बोले OCDG ये सरफेस कहाँ प्लेस्ड है, वो ओरिजिन पर ही है। OCDG कहाँ है, ओरिजिन पे ही प्लेस्ड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे E नोट की जगह हम लिख सकते हैं 2.5 × 10⁵। एक्स क्या लिखोगे फॉर ABEF, तो A होगा, क्या होगा A। ठीक है, अब हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या है A² माइनस E नोट का मान रख देंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ देखो x की वैल्यू फॉर दिस सरफेस OCDG ये कहाँ है ओरिजिन पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। फाई इक्वल्स टू, अब देखो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁵ A × A² A³ हो जाएगा, और A की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 × 10⁵ और 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर में आएगा। इसका स्क्वायर करें, क्यूब करेंगे, इसका क्या करेंगे
क्यूब, तो यहाँ से 5 बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 2.5 इंटू 10⁵ इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ, वो आ जाएगा हमारे पास 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लो। अब ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज थ्रू द सरफेस। इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो देखो फ्लक्स हमको पता चल गया है, चार्ज हमको फाइंड करना है। अब हम गॉस लॉ की हेल्प ले सकते हैं। तो यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ क्या लिखेंगे बताओ, गॉस लॉ बोलता है फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू यहाँ से क्या होगा बताओ, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो सिग्मा क्यू क्या होगा, फाई की वैल्यू हमने निकाल ली 0.25 है, एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ये आएगी 2.21 इंटू 10⁻12 कूलोम में आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज थ्रू द क्यूब। क्यूब के अंदर जो चार्ज यहाँ पे है एनक्लोज्ड, वो चार्ज आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो। तो बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है 2.9, अ पॉइंट इन ए हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, what would be flux on its circular surface if electric field is, इसमें फर्स्ट है पैरेलल टू इट्स बेस एंड सेकंड पार्ट है इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ पॉइंट इन ए हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फेरिकल पॉइंट मान लेते हैं और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, और हमको ये बताना है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सर्कुलर सरफेस से रिलेटेड, ऑन इट्स सर्कुलर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट्स बेस एंड इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। तो हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करें इस हेमीस्फेयर की। ये जो हेमीस्फेयर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे की जो है वो एंटर कर रहा है कर्ड सरफेस में और एग्जिट कर रहा है, लीव कर रहा है, लिविंग जो होगा वो भी क्या होगा कर्ड सरफेस में। क्यों, क्योंकि जो सर्कुलर सरफेस है वो सर्कुलर जो बेस एरिया है वो ऐसे है, तो इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो एरिया वेक्टर होगा बेस का वो इस तरह से है, तो उनके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री है। और इसकी अगर बात करें तो इसमें एरिया वेक्टर जो बेस का एरिया वेक्टर है वो डाउनवर्ड इनके ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो हेमीस्फेयर है इसको हम एक क्लोज्ड हेमीस्फेयर मान लेते हैं, बंद है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना इसमें एंटर करेगा, चाहे इसकी बात करें चाहे इस तरीके, जितना एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही यहाँ पे एग्जिट भी करेगा, लीव भी करेगा। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि एंटरिंग फ्लक्स और लिविंग फ्लक्स अगर इक्वल होता है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमने कंसीडर करके अब इसमें आगे हम लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू
क्लोज्ड हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होगा, इसको हम लिख लेंगे फाई इक्वल्स टू फाई बी प्लस फाई सी। यहाँ पे फाइव और ये क्या किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। फाइव बी क्या है यहाँ पे, फाइव बी इज द बेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बेस एरिया, और फाई सी क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्ड एरिया, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना, फाई बी जो है ये जो बेस एरिया है इससे रिलेटेड फ्लक्स है, और फाई सी जो है वो जो कर्ड सरफेस होगा, कर्ड एरिया होगा, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो फाई सी जो होगा वो क्या होगा, फाई सी इक्वल्स टू माइनस फाई बी हो जाएगा इस इक्वेशन से, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ ए द पैरेलल टू इट्स बेस है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इसको नोट कर लो। आगे हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर केस फर्स्ट द एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा जो है, यहाँ हम बोले एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, दैट इज थीटा 90 डिग्री। तो थीटा 90 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बेस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो जीरो होगा, तो फाई बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। फाई बी क्या हो जाएगा, जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस एरिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से देखें, फॉर केस ए तो फाई सी की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फाई सी ऑल्सो जीरो, फाई सी इज ऑल्सो जीरो, फाई सी जीरो हो गया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। तो देखो केस सेकंड में क्या होगा, केस पार्ट बी जो है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है फॉर बेस एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा 180 डिग्री आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि फाई बी निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स कैसे निकालोगे, फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ई वेक्टर कितना है, ई है ई एस कोस थीटा, तो ई एस कोस 180। अब कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और एस क्या है, एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हमको फाई सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाई सी। तो देखो एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन हमने देखी थी कि फाई सी इक्वल्स टू माइनस फाई बी। तो यहाँ से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फाई सी क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्ड सरफेस। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आगे होंगे वो हम अगले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।